हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है वर्गीकी। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 131 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 132 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन ए कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण आर, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, कारण जो आर दिया गया सही नहीं है, पहला सही है। ए जो कथन है वो बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत जो आते हैं कैक्टस, मदार, घिकवार, ये सभी पौधे आते हैं और ये शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं। इनके तने छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत होते हैं। 133 है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 134 है, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होता है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें, अगर बात करें, जिनमें लंबी मूसला जड़ होती हैं, यानी 20 से 30 फीट मूसला जड़ें होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्रिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने की विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबे होती हैं जो भूमि में काफी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। फ्रिएटोफाइटस की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 135, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मरुद्भिद। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः जो है अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्स्वेदन को कम करने की इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है और पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। 136, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। कैसे होते हैं? तो मांसल यानी गुद्देदार होते हैं। मरुभूमि में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, इनके कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। 137, एपिफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपिफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी बी ऑप्शन। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक तत्वों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इनमें वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किडस के पौधे आते हैं। किसके? आर्किडस। प्रश्न संख्या 138 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको क्या कहते हैं। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। लवण मृदोभेद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल या मृदा में उगते हैं। 139 है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है 139 का, वो है आपका डी ऑप्शन, लवण मृदोदभिद, यानी
डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है 140, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को, बी ऑप्शन। बहुत अधिक जल यानी H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, जलोदभिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। 141 है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सैलोदभिद, डी ऑप्शन। चट्टान पर उगने वाले पादप को सैलोदभिद कहते हैं। 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से देखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। घटपर्णी का संबंध जलोदभिद से दिया गया, यानी घटपर्णी पौधा जलीय पौधे होते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। घटपर्णी नेफेथिन्स कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं, हर्ब होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर ये उगते हैं। जलोदभिद से आशय अंशतः या पूर्णतः जल निमग्न पौधों से है। इस प्रकार के पादप जलीय वातावरण में रहने में और विकसित होने के लिए यह अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। 143 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जेली अगर बात करें तो देखिए, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। और इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। और चौथा जो स्टेटमेंट है, सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इनमें से जो सत्य कथन है वो है पहला स्टेटमेंट था कि जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। बिल्कुल, क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है। और चौथा जो है सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, यानी केवल पहला और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, इसीलिए पहला कथन सत्य है। बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन है, यह कथन चौथा भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, यानी कथन दूसरा असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं, तीसरा कथन भी असत्य है। 144 से जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। कौन से? जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए इसका सही यानी राइट ऑप्शन है उत्पादक, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्पादक या स्वपोषी जीव जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। 145, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उत्पादक स्वजीवी वे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। 146, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हरित पादप, यानी डी ऑप्शन। अगर बात करें तो वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल के सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। इनके पत्तियां के जो रंग है, पत्ती लीफ जो होते हैं, इनके रंग हरे होते हैं।
147 जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित जो प्रकार हैं इन पर विचार करना, बताना है कि इनमें से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? पहला है कॉपीपोड, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है डायटम, चौथा है फोरामिनीफोरा। तो इनमें अगर बात करें, इनमें जो जीव हैं, जैसे ये चार जो जीव दिए गए महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में जो प्राथमिक उत्पादक हैं, प्रथम उत्पादक हैं, वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, डायटम और क्या है? डायटम और साइनोबैक्टीरिया, यानी दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। फोरामिनीफेरा विषम पोषी जीव हैं जो छोटे जीवों और कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। कॉपीपोडस छोटे क्रस्टेशियंस एक समूह है जो मीठे और खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता हैं। 148 जमी हुई झील के अंदर मछली जो है जीवित रह सकती है, क्यों? जमी हुई झील के अंदर, यानी मान लीजिए ये झील है, झील के ऊपर जो है ऊपरी सतह जो है बर्फ से ढका हुआ है, इसके अंदर जो मछलियां हैं वो जीवित रह जाती हैं, कैसे? इसका कारण क्या है? तो अगर बात करें, तलों के निकट पानी नहीं जमता है, यानी इसके नीचे जो सरफेस होता है, ऊपरी भाग जो होता है, यहाँ पे बर्फ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है होगा वो पानी द्रव अवस्था में, यानी बर्फ नहीं जमता है। इसीलिए मछलियां जो है झील जब जम भी जाती है, ऊपरी सतह बर्फ में तब्दील भी हो जाता है, तो मछलियां जीवित रहती हैं, याद रखिएगा। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तो झीलें और नदियां जम जाती हैं। इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है, इसीलिए मछलियां और अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। 149 जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, मछलियां मर जाती हैं, क्यों? जल से बाहर मछलियों को निकाल दिया जाए तो वो कुछ समय के बाद मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जल से अगर मछलियों को बाहर निकालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वे मर जाती हैं, क्योंकि वे श्वास लेने या श्वास नहीं ले पाती हैं या ले पाने में असमर्थ हो जाती हैं। मछलियां या जो जलीय जीव होते हैं अधिकतर अब पानी H2O से मिलकर बना होता है, इनसे ऑक्सीजन की प्राप्ति करती हैं, ठीक है। इसीलिए जल में ये जीवित रहती हैं। जल से बाहर निकाल देने पर कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या, अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे जल से फिशेस को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाती हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन या श्वसन की जो क्रियाएं वो नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः ये जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। 150 मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, किसके द्वारा? मछलियों में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है, आपको बताना है। तो गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़ों के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 151 है सेव के फल में लाली का जो कारण है वो क्या है? सेव के फल में लाली का जो कारण है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथोसायनिन। एंथोसायनिन। सेव के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपिन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में और चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। 152 है निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो आपको मालूम है बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाइकोपिन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए ये उत्तरदायी होता है। सेव के फल में लाली का जो कारण है वो है एंथोसायनिन।
एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक होता है, जिसके कारण सेव का जो रंग होता है लाल होता है। कैरोटीन गाजर के लाल और नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकोपीन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 154 है, टमाटर में लाल रंग का जो कारण है वो क्या है? टमाटर में लाल रंग का जो कारण है वो क्या है? तो लाइकोपीन, बी ऑप्शन। पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो क्या है? पपीता पीला रंग किस कारण होता है? तो पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो है कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। 156, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? बहुत ये चर्चा में था, न्यूज में काफी था। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जो है जाती है और इसका जो फल है, फल का गुद्दा जो है नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान द्वीप, ऑप्शन ए। अंडमान द्वीप में इसकी खोज हुई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे मुसा अंडमानेंसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 मीटर से 4 मीटर तक ऊंची होती हैं। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गुद्दे का रंग नारंगी हो जाता है। 157 है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा जो समूह है एक ही स्पीशीज से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवित प्राणियों का जो समूह है चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमो सैपियंस से संबंधित है, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीशीज से संबंधित है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। किस पौधे में कवक नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्णहरित में, यानी सी ऑप्शन। कवकों में पर्णहरित जो है नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। 159, खमीर एक उदाहरण है किसका? खमीर किसका एक उदाहरण है? तो खमीर कवक का एक उदाहरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ईस्ट और मशरूम फफूंद यानी कवक है। ये पर्णहरिम रहित और संवहन ऊतक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एस्कोमाइसिटिस जो ईस्ट है एस्कोमाइसिटिस कुल का, जबकि मशरूम बेसिडोमाइसिटिस कुल का सदस्य है। 160 है, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट और मशरूम फंगी है, फफूंद है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मशरूम क्या है? 61, मशरूम क्या है? मशरूम याद रखिएगा एक कवक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है 162, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या होता है? कवक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यह एक कवक है,
यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। यह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय के तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गुच्छी के संदर्भ में कभी कभी समाचारों में उल्लेख मिलता है। इस कथन पर विचार करके बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह एक कवक है और यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है। पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। गुच्छी एक कवक है जिसे दुनिया के सबसे महंगे मशरूमों में से एक माना जाता है। इन्हें मोरेल मशरूम भी कहते हैं। गुच्छी जंगल प्रजाति के मशरूम है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी क्षेत्रों में उगते हैं। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि गुच्छी उत्तर पूर्वी हिमालय के तलहटी में नहीं पाया जाता, साथ ही इसकी वाणिज्यिक खेती भी नहीं की जाती है। 164 है, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला है नाइडेरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ। तो इसमें जो सही जवाब है तीनों सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो सहजीवी दो या दो से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के बीच सहजीवी संबंध है। नाइडेरिया समूह के सदस्य का डाइनोफ्लैजेलेट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन शैवाल और कवक से जुड़े सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्य सहचर हैं, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इनमें कवक मृदा से, याद रखें, कवक मृदा से खनिज लवण और जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराता है। 165 है, निम्नलिखित में कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक मूल, यानी डी ऑप्शन। 166 माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है कवक और पौधों के बीच, सी ऑप्शन। 167 है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक, बी ऑप्शन। लाइकेन जो होते हैं निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों के पत्तियां, छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल, दूसरा है कवक, किंतु दोनों में इतना निकटतम जो है, मतलब कि कह सकते हैं कि निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना जो लाइकेन है एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस साहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले के भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन के कई कुल और जातियों में ये जो है विभाजित हो जाने का कारण हो जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। बताइए किससे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कवक और शैवाल से, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 169 है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, म्यूटियलिज्म।
शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटेबलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। 170 फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। सही जवाब हो जाएगा सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, जहां एक ओर ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन की उपलब्धता कराता है। 171 कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक है, याद रखिएगा, सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है और जिसकी मात्रा 91 से 94% होती है। ठीक है, और इसमें जल का लगभग जो है 6 से 8% कह सकते हैं, 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। 172 नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? तो सही जवाब है पॉपी यानी पोस्ता से। चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। 173 हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन किससे प्राप्त होती है? अफीम पोस्ता से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। 174 मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो आपको मालूम है, फल से। सी ऑप्शन मॉर्फिन पोस्ता। पोस्ता के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा एक आवृत बीजी पादप है जिससे अफीम और हेरोइन की प्राप्ति की जाती है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मार्फियस से हुई है। इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन एक सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। मॉर्फिन का जो सीधा प्रभाव इफेक्ट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। 175 नंबर जो प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके हुए फल के लैक्टेक्स से। अफीम का पौधा दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलने लगता है जो निकलकर सूख जाता है। 176 अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखिएगा। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। 177 है अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है। देखिए, पैपेवर सोमनीफेरम पैपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। पैपेवर सोमनीफेरम पैपेवरेसी कुल का यह प्रमुख पौधा है। इसका परिपक्व कैप्सूल दूधीय लैक्टेक्स से अफीम या ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पैपेवरिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड होता है। अफीम अनेक औषधियों में शांति कारक के रूप में जो है प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत हानिकारक होती है। 178 अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सही जवाब है पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम। 179 अफीम किस श्रेणी के दावा के अंतर्गत आता है? अफीम किस श्रेणी के दावा के अंतर्गत आता है? तो औषाधकारी। किसके अंतर्गत? औषाधकारी। अफीम औषाधकारी स्वापक औषधि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इससे दर्द निवारक मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है।
इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कोशिका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कीजिए या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, वहां पे मैसेज कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।